हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने थोड़ा सा आपके पास थर्मोडायनामिक्स में जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा था या हीट एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ा था कि हीट कैसे कैसे आपके पास एक्सचेंज हो सकती है। मैंने आपको कहा था उसमें कि जो हीट को एक्सचेंज करने के तरीके हैं वो आपके पास प्रीडोमिनेटली देयर आर टू वेज, दो ही तरीके हैं। एक हीट की फॉर्म में डायरेक्टली अगर हीट के फॉर्म में हम एक्सचेंज करेंगे या दूसरा आपके पास वर्क की फॉर्म। वर्क में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था क्या कि हमारे पास जो वर्क होता है वो दो तरीके का होता है। एक थर्मोडायनामिक्स में बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट नहीं बात कर रहा। तो वर्क की मैं बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स में आपके पास दो तरीके से वर्क हम स्टडी कर सकते हैं। एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन भी मैंने डिस्कस किया था एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन भी मैंने डिस्कस किया था। बट अभी के लिए एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मैंने एक्सपेंशन क्या बोलते हैं इसको रिवर्सिबल फॉर्म में डिस्कस की थी वो आपके पास क्या करी थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्टडी करी थी ओनली। कौन सी स्टडी करी थी? ओनली आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आपको मैंने थोड़ा सा और बताया था कि वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाज ग्रेटर देन किससे, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने कहा है पहले ही कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें जो टॉपिक आपके पास है आज, ठीक है, वो क्या है आपके पास, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। क्या है हमारे पास? स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। हमने थोड़ा सा ये देखना है कि स्टेट फंक्शन क्या होती है और पाथ फंक्शन क्या होती है। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ताकि आपकी थोड़ी सी जो क्लियरेंस होती है इसकी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में वो क्लियर हो। बहुत सारे मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है इस चीज के बारे में, समटाइम नॉन मेडिकल वालों को भी नहीं पता होता, लेकिन चलो देखते हैं इसके बारे में। तो स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं स्पेशली जो आपके पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो आपके पास क्या करेंगी, जो आपके पास इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो स्टेट फंक्शंस कौन से होगी आपके पास? विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट किसकी? सिस्टम। जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम स्टेट फंक्शन। ये इजी है, आप लोगों को पहले भी पता है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे। दूसरा आपके पास मैंने क्या बात करी, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट टू द या डिपेंडेंट ओवर पाथ, मैं यहाँ पे लिख दिया डिपेंडेंट ओवर क्या, पाथ, जो कि पाथ डिपेंडेंट है। अब आपके पास विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो स्टेट फंक्शंस आपके पास अलग अलग तरीके के आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके पास इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली नहीं लिख रहा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी यू, उसके बाद आपके पास एंथैल्पी, दिस इज आल्सो स्टेट फंक्शन। उसके बाद आपके पास एंट्रोपी, दिस इज आल्सो स्टेट फंक्शन। उसके बाद अगर आपके पास जी, दैट इज क्या, गिव्स फ्री एनर्जी, जो आपने पहले पढ़े वो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, और भी होते हैं आपके पास, उसको क्या बोलूंगा, आपके पास स्टेट फंक्शन। उसके बाद आपके पास मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ, क्या आगे आपके पास क्या हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सभी के सभी क्या है, स्टेट फंक्शन। क्या है अभी, सभी के सभी स्टेट फंक्शन हैं। और अगर आप पाथ फंक्शंस की बात करेंगे तो पाथ फंक्शंस वो होंगे जो आपके पास क्या, विच आर इंडिपेंडेंट टू द क्या, विच आर इंडिपेंडेंट टू द सॉरी विच आर डिपेंडेंट अपॉन पाथ, विच आर डिपेंडेंट अपॉन पाथ, मतलब जो डिपेंड कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, वो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शंस। तो अगर मैं पाथ फंक्शंस के यहाँ पे एग्जांपल दे दूं तो आपके पास एग्जांपल कौन कौन से दे सकते हैं? आपने क्यू पढ़ा है, दैट इज हीट। दूसरा आपने वर्क पढ़ा है। तीसरा अगर आपके पास, अगर आप आगे पढ़ने वाले दैट इज हीट कैपेसिटी, जो तीसरा पढ़ने वाले हैं वो आपके पास क्या है, हीट कैपेसिटी। तो आपके पास ये कुछ एक फंक्शंस हैं, वो क्या है आपके पास, पाथ फंक्शंस। ये वाले आपके पास पाथ फंक्शंस होंगे और ये क्या हो गया आपके पास, स्टेट फंक्शन। अब जो स्टेट फंक्शंस होते हैं ना, अगर हम नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टेट फंक्शंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा यू इक्वल टू क्या, u2 माइनस u1, डेल्टा यू इक्वल टू u2 माइनस u1, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्या, फाइनल जो आपके पास, फाइनली जो आपके पास इंटरनल एनर्जी थी वो
इनिशियली जो थी उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या आता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास स्टेट फंक्शंस होते हैं वो आपके पास कंप्लीट डिफरेंशियल्स होते हैं और इंटीग्रेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटीग्रेबल। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटीग्रेबल और क्या, डिफरेंशिएबल। तो बोलिए डिफरेंशिएबल। अब आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये कंप्लीटली क्या होते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। कंप्लीटली हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। लेकिन अगर मैं पार्ट फंक्शंस की बात करूं, दे आर नॉट इंटीग्रेबल, दे आर नॉट डिफरेंशिएबल, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। दे हैं क्या, दे आर नॉट कंप्लीट डिफरेंशियल, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होते हैं वो, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब आपके पास एक चीज आपने याद रखनी है, क्या, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा यू। तो आप डेल्टा यू को और दूसरी फॉर्म में अगर स्मॉल एनर्जी चेंज की बात में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डी यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, डी यू की फॉर्म में। और आपके पास यहाँ पे जो मैंने डी यू की फॉर्म में इसको लिखा है, यहाँ पे क्या मैं डेल्टा क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ या डी क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? नो, हम इस नोटेशन के थ्रू, जैसे जो हमने पीछे करी, इसके थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्लीट डिफरेंशिएबल नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंशिएबल नहीं है या कंप्लीटली इंटीग्रेबल नहीं है। अगर आपके पास कंप्लीटली इंटीग्रेबल नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अब आपके पास क्या करना है, हमने वो देखना है कि अगर आपके पास कंप्लीट डिफरेंशिएबल नहीं होगी तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे उनके साथ। तो आपके पास जो सिंबल लगाते हैं, जैसे दैट इज करली लगाते हैं, जैसे कि करली, अगर क्यू बोल रहा हूं तो क्यू लिख दूंगा, या दूसरा करली या डब्ल्यू। अभी तक मैंने डब्ल्यू डिस्कस किया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं साइन मार्क किया। अब आपके पास इस साइन से आपने समझ आना है कि कौन सा ये फंक्शन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा या डी लगा दूंगा तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और आपके पास यहाँ पे करली लगा दूंगा तो समझ जाएंगे आप पाथ फंक्शन। तो ये आप याद रखना है कि स्टेट फंक्शन आर कंप्लीटली इंटीग्रेबल, ये डिफरेंशिएबल, एंड जो पाथ फंक्शंस हैं दे आर नॉट डिफरेंशिएबल, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, दे आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, सॉरी। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं इसकी थोड़ा सा और आगे चलूं, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि इतना सफिशिएंट है और मेडिकल नॉन मेडिकल वालों को काफी हद तक इस चीज से समझ आ जाएगा कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। क्या डिस्कस करना है, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या डिस्कस करना है, हमने थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करना है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसपे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। टोटल आपके पास देयर आर टोटल 3 लॉस, बट एक और होता है जिसको हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आपको मैंने क्या बोला, मैं जीरोथ लॉ की फर्स्ट लॉ से पहले मैं थोड़ा सा जीरोथ लॉ भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये हम थोड़ा इजी तरीके से समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें समझने में क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर लेते हैं, क्या है। देखिए मैंने क्या लिखा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थर्मोडायनामिक्स बहुत इजी है। एक्चुअल में मेरे को जो पुरानी मैं वीडियोस बना रहा था उसमें मुश्किल ये आ रही थी कि मुझे बहुत टाइम लग रहा था बनाने के लिए, तो इसलिए मुझे इस मेथड पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि बनानी ज्यादा है। क्योंकि अब आपके पास जो मेरे लेक्चर्स हैं वो काफी हैं और मैं वीडियोस बना नहीं पाऊंगा, लेक्चर्स नहीं ले पाऊंगा, तो बच्चे बोलेंगे कि सर ने वीडियो नहीं बनाया। तो इसलिए मैं इस सिस्टम इस मेथड पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा हूँ। आपके पास मान लीजिए एक सिस्टम है ये, दूसरा सिस्टम है ये। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों, अगर मैं तीसरा सिस्टम, दिस इज सिस्टम 1, दिस इज सिस्टम 2 और दिस इज सिस्टम 3। अब ये आपके पास पहले ऐसे जो आपका सिस्टम 1 और 2 है दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, एक और सिस्टम इसमें रख देता हूं, तो आपके पास क्या होता है,
ये भी आपके पास क्या होता है, तीसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। थोड़े टाइम बाद देखेंगे आप क्या करेंगे, फिर तीसरा भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है। तो बच्चों को एक चीज कंफ्यूजन होता है कि अच्छा यहाँ पे तो 3 सिस्टम दिए हैं, तो 3 सिस्टम दिए हैं तो तीनों की बात क्यों नहीं करते? जरूरी नहीं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेस ये है कि देयर इज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वाटर टू कोल्डर बॉडी। हमेशा जो हीट फ्लो होगी वो कहां से चलेगी, वाटर टू कोल्डर बॉडी। दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड, और तब तक चलेगी जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आए। तो इसको ऐसा नहीं समझना है कि मैं यहाँ पे 3 बोला, ये 2 भी हो सकते हैं, इट कैन बी 2। अगर 2 होंगे तो अब तभी आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए S1 है, अगर और ये क्या है S2 है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हॉटर से कोल्डर बॉडी में हीट फ्लो करेगी और ये एक्सचेंज करती रहेगी एनर्जी तब तक, तो जब तक आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ही अटेन होगा। एक्सेप्ट यहाँ पे याद ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे जो वॉल्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डायथर्मिक, ताकि वो क्या करे, एक्सचेंज कर दे, क्या एक्सचेंज कर दे, वो हीट एक्सचेंज कर दे, एनर्जी एक्सचेंज कर दे। तो ये आपके पास क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका एग्जांपल अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझना चाहते हैं इसको, तो जैसे थर्मोमीटर हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर। जो बॉडी टेम्परेचर के लिए आप यूज करेंगे थर्मोमीटर, उसको यूज करेंगे। उसमें भी क्या होता है, बड़ा सिंपल नहीं है आपके पास, क्या थर्मोमीटर लेते हैं, मुंह में रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर जो है अलग है, जो आपके पास क्या है, बाहर जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है। लेकिन जैसे ही मैं उसको मुंह में लेता हूँ तो उसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है और थर्मोमीटर का डिफरेंट है, तो धीरे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसके हमारे बॉडी टेम्परेचर की। तो इसी वजह से हमारे पास, इसी प्रिंसिपल की वजह से हम थर्मोमीटर के थ्रू अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो यही आपने ध्यान रखना था कि आपके पास क्या है, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लो ऑफ हीट स्टडी करते हैं। फ्लो ऑफ हीट मतलब हॉटर टू कोल्डर बॉडी की तरफ हम फ्लो की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एनर्जी फ्लो करते हैं। ठीक है, और इजी है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं, आपने बस इतना याद रखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सेकंड मेरे पास ये है क्या, कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी कुछ डेफिनेशन हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो पूरी डेफिनेशन नहीं मैं लिखने वाला, ठीक है। तो एनर्जी जो है, क्रिएशन नहीं हो सकता, एनर्जी डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबल नहीं, ना ही हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट जो आपके पास एनर्जी है, दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कन्वर्जन पॉसिबल है। क्या है, एनर्जी का कन्वर्जन, मतलब मेरे पास कोई एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो किसमें, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन कहती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। दूसरी, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब मैंने आपको क्या बोल दिया, कि जो टोटल आपके पास यूनिवर्स है, अगर मैं उसकी एनर्जी की बात करता हूँ, वो क्या है, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट रहती है, तो मतलब अगर आपके पास कुछ, मैं एक्स अमाउंट की अगर एनर्जी मैं यूनिवर्स के बाद मान लूँ, एक्स अमाउंट की एनर्जी है, तो वो उससे ज्यादा बढ़ने वाली है ना उससे कम बढ़ने रहने वाली है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, सॉरी, जो आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, आपके पास जो एनर्जी है, चाहे वो मतलब आपके पास इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी, वही क्या है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा और आगे ले जाएं तो स्पेस तक ले जा सकते हैं। कैसे, यूनिवर्स है, मैंने आपके पास कहा कि उसकी एनर्जी तो फिक्स है, आपको पता है यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे जो एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स इज डिफरेंट, पहले थोड़ा स्लो कर रहा था, अब जरा फास्ट कर रहा है, तो उसका हमें पता नहीं है, लेकिन एक्सपेंड कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन हो रही है तो मतलब कि वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो अगर वर्क हो रहा है तो इसका मतलब कुछ अमाउंट जो है वो क्या, टोटल एनर्जी से मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी मैंने बोल दी और साथ में क्या बोल दिया, साथ में एक्सपेंशन बोल दिया,
उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एनर्जी है उससे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा वर्क नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो खत्म होने वाली है। ठीक है, अगर खत्म होने वाली है तो हमारे पास यूनिवर्स की ड्राइविंग फोर्स खत्म होगी तो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्स खत्म होगा। तो मिस्टर से हम क्या बोल सकते हैं इन लेमन लैंग्वेजेस क्या कि आपके पास थोड़े टाइम बाद यूनिवर्स खत्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा मैं एक पॉज ले रहा हूँ, उसके बाद थर्ड डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो है उसकी लिमिट है बनाने की, उसके बाद ही नेक्स्ट में बना पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं इस वीडियो में पॉज लेके नेक्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो वेलकम बैक। यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे थे, हमने सेकंड डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी इसकी थर्मोडायनामिक्स की। थर्ड डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये थर्ड डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या है। तो जो थर्ड डेफिनेशन है वो कहती है कि परपेचुअल मोशन मशीन नहीं आप बना सकते। परपेचुअल मोशन मशीन बहुत सारों को पता भी होगा इसके बारे में और बहुत सारों को नहीं पता होगा। एक्चुअल में ऐसी मशीन जो बिना किसी एनर्जी के काम करे। क्या आपने कोई ऐसी मशीन देखी है अपने अराउंड जो आपके पास बिना किसी एनर्जी के काम करती है। देखिए इसमें एक चीज आपने याद रखना है कि परपेचुअल मोशन मशीन है तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकती है। कुछ एक हद तक बनाने की कोशिश की गई है और अगर आप YouTube पे डालेंगे तो आपके पास बहुत सारी आपको परपेचुअल मोशन मशीन के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो दे आर नॉट परपेचुअल मोशन मशीन, दे आर नॉट परपेचुअल मोशन मशीन। तो अभी तक तो बहुत सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम रही है क्या, परपेचुअल मोशन मशीन को बनाने की। ठीक है, तो परपेचुअल मोशन मशीन में होना क्या वाला है, मान लीजिए आपके पास कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम जो है उसको मैं कोई एनर्जी नहीं कर दे रहा पर वो काम कर रहा है। तो वहां पे अगर वो ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है जो कि उसकी मोशन जो है अपने ऑटोमेटिकली चल रही है या आपके पास थोड़ी सी ड्राइविंग फोर्स मैंने दे दी और उसके बाद वो अपने आप ही चलता रह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मोशन, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। हालांकि लेट पुराने अगर अभी तो इतना मतलब इस पे फोकस नहीं किया जा रहा, लेकिन पुराने टाइम में इस पे काफी फोकस किया जा रहा था कि ये बनाने की कोशिश की गई थी कि क्या परपेचुअल मोशन मशीन। तो ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। अब मुझे इसकी डेरिवेशन डिस्कस करनी है, तो डेरिवेशन डिस्कस करने के लिए मेरे को एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। दैट इज इंटरनल एनर्जी। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यू से रिप्रेजेंट। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो अगर कोई सिस्टम है उसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी में बात कर रहा हूँ, जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके पास, उसको मैं इंटरनल एनर्जी में कंसीडर कर सकता हूँ। चाहे वो आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे उसकी वो वाइब्रेशनल एनर्जी है, चाहे वो रोटेशनल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, या किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी जो पोजेस कर रहा है, उसको मैं कंप्लीटली एज ए होल क्या कंसीडर करूंगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी जो है थोड़ी सी यहाँ पे फंस जाती है, क्यों, क्योंकि अगर आप थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक स्केल पर डिस्कस करता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी एज ए होल अगर बात करें तो स्मॉल स्मॉल चीजों से बन रही है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से माइक्रो बन रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिमार्केशन में इशू है, ठीक है, वो प्रॉब्लम है थर्मोडायनामिक्स की। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास, इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज द सम ऑफ एनर्जीज। ठीक है, जितनी भी टोटल एनर्जीज हैं, इट कैन बी, जैसे मान लीजिए मैंने यू लिखा, यू किसके बराबर होगा, अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी आपके पास जितनी भी एनर्जीज आप काउंट कर सकते हैं एक सिस्टम में होती है, वो सारी की सारी किसमें आती है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी एज ए होल मेरे को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल चल जाता है, मैं डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अगर मेरे पास अगर डायरेक्टली मैं इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता तो मैं क्या करता हूँ, इट इज बेटर कि मैं इसको क्या करूँ, इन द फॉर्म ऑफ चेंज निकालूं। क्योंकि आपको पता है जो इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बोला, यू है, वो आपके पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। वो क्या बताया मैंने आपको पहले ही, स्टेट फंक्शन है। उसका मतलब मैं यहाँ पे अगर इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकता हूँ।
अब ऐसा नहीं समझना कि मैं यहाँ पे जब यू ही नहीं निकाल सकता मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में नहीं निकाल सकता तो फाइनल में कैसे निकालू। एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में निकाल सकते हैं। दूसरी फॉर्म में देखिए बाय यूजिंग क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। कैसे? अब u और u1 की u1 u2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें थोड़ा सा ये देखना है कि मैंने कितनी एनर्जी लगाई क्या। चलो देखते हैं इसको, जरा बताने से बेटर है कि कर ले। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, एनर्जी जो है ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आपके पास एक सिस्टम की एनर्जी डिसअपियर हो रही है तो कहीं क्या हो जाएगी, दूसरे में अपीयर हो जाएगी। चलो देखते हैं इसको क्या है। अब आपके पास मान लीजिए एक सिस्टम मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे ये मैंने सिस्टम कंसीडर कर लिया। ये आपके पास यहाँ पे पिस्टन है। मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी अभी क्या है, U1 है। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है अभी, U1। अब मैंने किया तो इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी लिखी मैंने, इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी थी वो कितनी आई आपके पास, U1। U1। अब आपके पास दूसरा मैंने आपको बताया क्या कि अब मैंने यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपके पास Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी होगी तो आपके पास U2 इस फाइनल क्या हो जाएगा, U1 प्लस क्या Q, यही होगा। लेकिन क्या हो रहा है, पिस्टन जो है वो मूवेबल है। मान लीजिए अगर मूवेबल है तो क्या कर सकता है, ऊपर को मूव कर सकता है। बाहर जो के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ये मूव कर सकता है तो आपके पास क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है किस पे, सराउंडिंग पे कुछ काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अब आपके पास जो वर्क है अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया तो वो डिस्कस करना है। तो जो फाइनली जो इंटरनल एनर्जी आई किसके बराबर आई, देखिए पहले की क्या थी आपके पास U1, अब आपके पास दूसरी क्या होगी आपके पास, फाइनली आपके पास पहले मतलब फाइनली को लिखा था मैंने U2 से, अब आपके पास पहले क्या थी U1, तो U1 प्लस क्या देगा Q, वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी मैंने इसमें। और उसके बाद आपके पास क्या है, W अमाउंट ऑफ वर्क इसने किया सराउंडिंग पे। तो मतलब सारे सिस्टम जब सराउंडिंग पे काम करता है तो क्या लगाते हैं, माइनस साइन। क्या लगाते हैं, माइनस साइन। तो मतलब क्या आ गया, माइनस W। यहाँ पे जो आपने याद रखने वाली बात है वो देख लेना, क्या डिस्कस कर लेते थोड़ी देर में। U2 माइनस U1 किसके बराबर आ जाएगा, अब U2 मतलब ये U2 यहाँ था, U1 इस तरफ ले गया तो U2 माइनस U1 क्या आ गया, Q माइनस क्या W। और इसको हम और लिखना है थोड़ा बेटर तरीके से तो क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं, डेल्टा U किसके बराबर आ गया, ये वाला डेल्टा U आ गया क्योंकि ये U2 माइनस U1 है, क्या Q माइनस P डेल्टा V। ये देखो मैंने आपको बोला था कि अब मुझे U2 और U1 की वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हीट जो आपको सप्लाई की और क्या वर्क जो उसने किया उसके फॉर्म में आपके पास क्या निकाल सकता हूँ, दीज एनर्जीज निकाल सकता हूँ। कौन सी, इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकता हूँ। अब आपके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे लगा इसमें, तो मैंने आपको पहले क्या है, अगर यहाँ पे एक सिस्टम में एनर्जी में दे रहा हूँ तो वो क्या जो आपने सिस्टम में आपके पास एनर्जी अपीयर हुई वहां पे होनी चाहिए। जैसे कि मैंने मान लीजिए आपके पास U1 अमाउंट ऑफ एनर्जी थी उसके पास पहले, अगर मैंने Q दी तो उसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर आप क्या करते हैं, एनर्जी की डिस्ट्रक्शन नहीं होने वाली। अगर मतलब आपके पास यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी तो Q उसके पास रहनी चाहिए। तो तभी तो मैंने क्या लिखा, U1 प्लस Q। अगर उसने वर्क कर दी तो मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस ने एनर्जी खर्च दी, मतलब निकाल दी, तो मतलब क्या लिख दिया मैंने, Q माइनस W। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या, जो आपके पास टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है और किसके बराबर है, जो आपके पास हमने एनर्जी सप्लाई की, जो मैंने टोटल एनर्जी किसके बराबर की, इसके बराबर। ठीक है, अब इसमें कुछ एक केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ एक केसेस मतलब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने डिस्कस याद रखना है क्या, कि जो क्यू है अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। एंड क्यू अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, देन हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम। मतलब वहां से सिस्टम से क्या करी, हीट निकाल दी। तो इस साइन से आप बड़ा सारी चीजें इन्फर कर सकते हैं। जो दो चीजें इन्फर कर सकते हैं कि पॉजिटिव हो सकता है इसका साइन, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ एक केसेस डिस्कस करने हैं, मैंने उन केसेस की बात कर लेते हैं क्या, कि फर्स्ट केस जो है मान लीजिए
अगर आपके पास मैं प्रोसेस में क्या मान लू यहाँ पे, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या है ये, आइसोथर्मल, सॉरी आइसोकोरिक, क्योंकि डेल्टा भी मुझे जीरो करना है। अगर ये आइसोकोरिक है, क्या है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होने वाला है, डेल्टा भी तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर लिख सकता हूं मैं, किसके बराबर लिख सकता हूं, क्यू। मतलब कि अगर मैं क्या करूं, देखिए यहाँ पे था ना आपके पास, यही सिस्टम था, मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी थी, अगर मैं इसमें कंसीडर करूं कि वॉल्यूम चेंज जीरो था, तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसी के पास रहने वाली थी, कुछ खर्च नहीं करने वाला था, तो मतलब आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आनी थी वो क्या आनी थी, डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू के बराबर। यही मेरे पास यहाँ पे इन्फर हो रहा है कि जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर आ सकता है, हीट सप्लाइड, क्या आ सकता है, हीट सप्लाइड के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास प्रोसेस कौन सी हो, आपके पास अगर मैं प्रोसेस बात करूं साइक्लिक है, कौन सी है, साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर मैं यहां से चलूं इसी पॉइंट से, और अगर बाद में फिर यहाँ पहुंच रहा हूँ, फिर यहाँ से फिर से यहाँ पहुंच, अगर पहले U1 है, फिर U2 होगी, तो वापस फिर से क्या आ गई, U1 है, तो U1 से U2 में क्या हो गया, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुई, तो U2 से U1 क्या हो जाएगा, Q अमाउंट ऑफ हीट क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, ठीक है। तो अब आपका साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो, मतलब देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो के बराबर आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में डेल्टा यू जीरो आ गया, तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी डेल्टा बी के बराबर, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी डेल्टा बी, या किसके बराबर आ जाएगा, वर्क के बराबर। तो मुझे अगर कुछ काम करना है और किसी साइक्लिक प्रोसेस में करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा वो किसके बराबर आ सकता है, वर्क के बराबर आ सकता है, किसके बराबर आ सकता है, वर्क के बराबर। ये आ गया आपके साइक्लिक प्रोसेस। अब उसके बाद अगला अगर मुझे चलना है, एक और केस कंसीडर कर सकता हूँ क्या, देखिए यहाँ पे अगर मैं क्यू ही जीरो कर दूं, क्या कर दूं, क्यू जीरो कर दूं, तो मतलब प्रोसेस में क्या कंसीडर कर सकता हूँ, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में, सॉरी आइसोकोरिक तो मैंने डिस्कस किया, आइसोबारिक, आइसोबारिक, क्यू, ओहो, एडियाबेटिक, क्या है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या होता है आपके पास, क्यू इक्वल टू किसके बराबर आता है, जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट चेंज है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे, तो साइक्लिक प्रोसेस में तो आपने डेल्टा यू जीरो किया, एडियाबेटिक में आपके पास क्यू आपने जीरो कर दिया, आपके पास रिलेशनशिप है क्या, दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्या, क्यू माइनस पी डेल्टा वी था, तो ये जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया आपके पास, माइनस पी डेल्टा वी, ये आपके पास डेल्टा यू किसके बराबर आ सकता है, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, किसके बराबर आ सकता है, माइनस डब्ल्यू के बराबर आ सकता है। तो ये आपके पास मैंने आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, क्या, इंटरनल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया, कुछ एक जो केसेस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे चलेंगे, इसके जो इंटरनल एनर्जी से एंथैल्पी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना समझ के रखिए कि अभी तक हमने क्या किया, डिस्कस इंटरनल एनर्जी, और उसको डेरिवेशन कहां से स्टडी करी, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, और दूसरी बात याद रखना है आपने कि जो आपके पास स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये चीजें पता चल गई होगी, अगर नहीं पता चली होगी तो आपने मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा इसको और कुछ बेटर तरीके से या एनिमेशन के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी लेक्चर को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करने के लिए, थैंक यू।